तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एम्परर कुन ने जियांग्यू के ऊपर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो ये देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होगा। अगर तुम भी इस एरोगेंट पर्सन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या इससे नॉन डिसेबल्स की रेपुटेशन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। एम्परर कुन की उदासीन आवाज वाइड में गूंज रही थी। उसकी सोल लगातार उसकी भौहों के बीच जियांग्यू के माइंड को डिस्ट्रॉय कर रही थी। आह, मेरी मेरी डिग्निटी है, तुम इसे नहीं ले सकते। बोलते समय जियांग्यू ने व्यंग स्माइल बिखेरी और वर्ड को मुश्किल से मुंह से निकाल पा रहा था। उसके मुंह के कोने से ब्लड टपक रहा था और उसकी आईज रेड थी, मानो वह असहनीय पेन से पीड़ित हो। कितना हास्यास्पद है, मेरी नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो। एम्परर कुन की आवाज बार बार गूंज रही थी, जिससे जियांग्यू बार बार क्रोधित हो रहा था। जब भी जियांग्यू का माइंड थोड़ा सा काम होता, एम्परर कुन इस अवसर का लाभ उठाकर उस पर अपना कंट्रोल और मजबूत कर लेता। उह, जियांग्यू पेन से कराहते हुए एक घेरे में सिमट गया था। उसकी ऑरा में बदलाव आ गया था और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह जल्द ही एम्परर कुन के पूर्ण कंट्रोल में आ जाएगा। स्विस जियोयान की आईज में एक तीव्र चमक को दी और उसके माइंड में एक अजीब सा थॉट आया। लगभग अचेतन रूप से ही उसने अपनी चाल चली, अपनी इंटरनल पावर टेक्निक का प्रयोग किया और इंटरनल पावर माइंड पावर टेक्निक प्रयोग किया और बिना किसी झिझक के उसे जियांग्यू की ओर टारगेट कर दिया। सेवन इमोशंस कर्स, डिजायर कर्स, बूम जैसे ही माइंड पावर टेक्निक एक्टिवेट हुई, जियांग्यू का बॉडी बुरी तरह से कांप उठा और जियोयान की तीव्र तीव्र निगाहों के बीच उसने उठने के लिए स्ट्रगल किया। चले जाओ। जियांग्यू मानो पागल हो गया हो और उसकी आंखों में भयानक चमक थी। दहाड़ते हुए उसके काले बाल बेतहाशा उड़ रहे थे। पहले वह जिस पेन में था उसकी तुलना में अब जियांग्यू अधिक अधिक दृढ़ डिटर्मिनेशन वाला लग रहा था। एक और दहाड़ के साथ उसकी भौहों के बीच का ब्लड स्पॉट लगभग गायब हो गया। यह देखकर जियोयान की तनावग्रस्त नसें आखिरकार शांत हो गई और उसने स्माइल करने की कोशिश की। वाकई इस व्यक्ति की डिजायर को जगाने से उसे एम्परर कुन के कंट्रोल में होने से बचने में बहुत मदद मिली। उसकी शान और डिग्निटी का एक और अधिक प्रकटीकरण माइंड पावर टेक्निक में हुआ। ऐसे में उनके जैसा एरोगेंट पर्सन एम्परर कुन के कंट्रोल में कैसे आ सकता था। यह तो एक मेंटल टेक्निक है, धिक्कार है। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद एम्परर कुन दहाड़ा, क्योंकि वह जियांग्यू के अचानक बदले हुए बिहेवियर का कारण समझ चुका था। उसकी खौफनाक वॉइस अचानक जियोयान के कानों में गूंजी। तुम कमीने हो, तू डेथ को दावत दे रहा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक एक अदृश्य पावर वाइड से प्रकट हुई और जियोयान पर जोरदार अटैक किया। जियोयान को चेस्ट में जकड़न महसूस हुई और वह पीछे की ओर उड़कर डेवरिस के ढेर पर जा गिरा। सम्मानित नॉन डिसाइबल्स ने ऐसे घृणित मेथड का सहारा लिया, जैसा कि एंशिएंट एम्परर ने कहा था, तुम सब संदिग्ध संदिग्ध कैरेक्टर्स का ग्रुप हो। जब इनयांग सेंट मास्टर ने ग्रेट वर्ल्ड पर शासन किया, क्या तुम सब बहुत छिपकर रहते थे। जियोयान उछलकर खड़ा हो गया और व्यंग से बोला, एम्परर कुन की स्ट्रेंथ को जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस आदमी के पास अनगिनत डेंजरस ट्रिक्स थी। इन यांग सेंट मास्टर की नाक के नीचे एलाइव रह पाना वाकई कोई छोटी बात नहीं थी। बूम, जैसे ही जियोयान ने बोलना समाप्त किया, वाइड से एनर्जी का एक और एक्सप्लोजन हुआ जो पहले से भी अधिक प्रेजेंट था। उसने दांत पीसते हुए इन यांग ओरिजिन एनर्जी के बल पर बड़ी मुश्किल से एनर्जी के इस एक्सप्लोजन को डिस्ट्रॉय किया। इन यांग ओरिजिन एनर्जी को इन यांग ओरिजिन एनर्जी तो तुम उस आदमी की इनहेरिटेंस तो तुमने उस आदमी की इनहेरिटेंस संभाली है, इसलिए तो तुम ऐसी बकवास करने की हिम्मत करते हो। एम्परर कुन की आवाज ठंडी और निर्मल थी, जिससे जियोयान की ओरिजिन एनर्जी की क्वालिटी का तुरंत पता चल गया। जियांग्यू की आइज का रेड कलर धीरे धीरे फीका पड़ गया और उसकी कॉन्शियसनेस लगभग लौट आई थी और उसकी भौहों के बीच का ब्लड स्पॉट आखिरकार गायब हो गया था। एम्परर कुन की सोल के पास पीछे हटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम इस विशाल टॉम में नहीं होते तो तुम्हें मारना मेरे लिए हाथ घुमाने जितना आसान होता। जियांग्यू पर अपनी ठंडी निगाहें गड़ाए एम्परर कुन ने शरारती मुस्कान के साथ गहरी आवाज में कहा, हफ। जियांग्यू के चेहरे पर
पसीने की बूंदें थी, वह धीरे धीरे सीधा हुआ। उसकी आंखों में एक घातक चमक थी और फिर उसने व्यंग से कहा, क्या तुम पहले इतने एरोगेंट नहीं थे? क्या अब तुम इस टॉम को दोष देने लगे हो? एम्परर कुन का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसने व्यंग भरी स्माइल के साथ जियोयान को अपनी बर्फीली निगाहों से देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो क्या मुझे अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में माइंड पावर टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लेगा। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। मैं तुम्हें 1 मिनट में मार सकता हूँ। जियांग्यू ने मुंह भर खून थूका। उसके होठों पर स्माइल थी। इस आदमी ने उसके अंदर किलिंग इंटेंट को पूरी तरह से जगा दिया था। हंसना। एम्परर कुन ने हल्की सी स्माइल बिखेरी और कुछ नहीं बोला। उसने दूर तक उदासीनता से देखा जहां वेन लियांग और गोल्डन आर्मर्ड फिगर के बीच बैटल लगभग एक तरफा था। यद्यपि डोमेन लॉर्ड का धर्म फॉर्म शक्तिशाली था, लेकिन लाखों वर्षों के कंसप्शन के बाद वह बहुत कमजोर हो गया था। इसके अलावा उसने अपनी अधिकांश पावर हुनटियान सील में लगा दी थी। वेन लियांग के साथ लंबे बैटल के बाद वह उसे हराने में कुछ हद तक असमर्थ था। अवाक एम्परर कुन के कुछ बोलने बिना ही जियांग्यू ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, इस व्यक्ति के मेथड कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं लगते हैं, उनमें कोई मौलिकता नहीं है। इस व्यक्ति के मेथड्स कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित लगते हैं, उनमें कोई मौलिकता नहीं है। जियोयान ने भौवें चढ़ाकर वाइड में एम्परर कुन के स्पिरिचुअल फॉर्म को घूरा। जब उसने देखा कि एम्परर कुन की नजर कहाँ टिकी है तो उसका दिल घबरा गया। बिना सोचे समझे उसने गोल्डन आर्मर्ड फिगर से लड़ रहे वेन लियांग पर चिल्लाते हुए कहा, सावधान रहो, कहीं एम्परर कुन के कंट्रोल में ना आ जाओ। एम्परर कुन सभी वॉरियर्स स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि वे कुछ रिएक्शन कर पाते, वाइड में मौजूद सोल ने व्यंग किया। हालांकि जियोयान की अपेक्षा के विपरीत वेन लियांग के माथे में प्रवेश करने के बजाय उसने स्पिरिचुअल एनर्जी की एक हल्की सी धारा बिखेरी जो पलक झपकते ही वेन लियांग के माथे में समा गई। वेन लियांग के संभलने से पहले ही उसका शरीर अचानक अकड़ गया और फिर उसने एक धीमी दहाड़ मारी। सभी के आश्चर्य के बीच उसके माथे के बीच एक स्पष्ट ब्लड स्पॉट दिखाई दिया। इस तरह का लो ग्रेड का क्रिएचर केवल मेरी पपेट बन सकता है। वेन लियांग को आसानी से अपने कंट्रोल में कर लेने पर एम्परर कुन ने हल्की सी स्माइल दी। वेन लियांग की आईज अब पूरी तरह से खाली थी और वह वहां भावहीन चेतनाहीन खड़ा था। क्या 9 डिसाइबल्स केवल मृतकों के कॉर्पसेस को ही कंट्रोल कर सकते हैं? वे लिविंग बींग्स को भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जुआन चेंग सांग को अचानक समझ आया कि क्या हो रहा है और उसके माइंड में एम्परर कुन का नाम स्पष्ट रूप से आया। उसने पीले पड़े फेस और शौक से भरी वॉइस में कहा, लाखों साल पहले क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस मनहूस चीज से छिपता रहा हूँ? एम्परर कुन ने उपहास किया और अगले ही पल जियोयान, जियांग्यू और अन्य लोगों की भयभीत निगाहों के सामने उसकी सोल अचानक गतिमान हुई और लगभग बिना किसी रेजिस्टेंस के जुआन चेंगसांग के माथे में विलीन हो गई। जुआन चेंगसांग की आईज पल भर में लाल हो गई और वह मुश्किल से एक पल के लिए ही खुद को बचा पाया। तभी उसकी भौहों के बीच ब्लड स्पॉट दिखाई दिया। उसकी विशाल ऑरा एकदम ठंडी पड़ गई और सबकी गंभीर निगाहों के सामने उसका फेस थोड़ा सख्त हुआ, फिर समान हो गया। कैसा लगा? आश्चर्यचकित हुए या अप्रत्याशित हुए? एम्परर कुन ने जुआन चेंगसांग के बॉडी पर कब्जा कर लिया और उसी के लहजे में ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, जिससे थर्ड प्रिंस और जुआन कियानगुई दोनों चौंक गए। वे जुआन चेंगसान और वेन लियांग को अचंभित होकर देखते रहे, जिनकी ऑरा में जबरदस्त बदलाव आ गया था। पुकारना। जुआन चेंगसांग की बात पूरी होने से पहले ही मून वाइट रोब्ड ओल्ड मैन ने शांत भाव से एक पंच मारा। उसकी ऑरा सघन और अत्यंत उग्र थी। बीते कल के पराजित एनिमी अब यहाँ परेशानी खड़ी कर रहे हैं। व्यंग भरी स्माइल के साथ जुआन चेंगसांग ने अचानक अपना दाहिना हाथ फैलाया। उसकी पांचों उंगलियां कसकर बंद हो गई, मानो वाइट को कुचल रही हों। एनर्जी का एक शॉक वेव निकला जिसने मून वाइट रोब्ड ओल्ड मैन को सीधे दूर फेंक दिया। उसके बगल में खड़ा गोल्डन आर्मर्ड फिगर भी कंट्रोल्ड वेन लियांग के हाथों आसानी से गिर पड़ा, जिससे उसकी अतुलनीय पावर का प्रदर्शन हुआ। धरती पर यह क्या है? थर्ड प्रिंस की आईज रेड हो गई थी और उन्होंने बड़ी मुश्किल से सांस ली। वर्षों की उनकी प्लान एक एक करके चकनाचूर हो गई और अब वेन लियांग उनके कंट्रोल में था।
जिससे वे लगभग पागल हो रहे थे। जुआन कियानकुई का फेस गंभीर था। उसने एंशियंट फैन उठा रखा था और उसकी आईज में ठंडी चमक थी। वह जुआन चेंगसांग को ध्यान से देख रहा था। उन दो हंटेड कॉर्पसेस से निपटने में इतनी बड़ी बात क्या है? आपका ओपोनेंट तो मैं ही हूँ। वार्ड में खड़े होकर जियांग्यू ने हमेशा की तरह एरोगेंट भाव से उपहास किया। जियोयान का फेस गंभीर था। एम्परर कुन की मेथड की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। यह व्यक्ति दूसरों को इतनी आसानी से कंट्रोल कर सकता था। इस विशाल टॉम ने एम्परर कुन की पावर को काफी हद तक दबा दिया था, लेकिन उसने अभी जो मेथड्स दिखाई वे पहले से ही बेहद प्रभावशाली थीं। यह कल्पना करना कठिन था कि अपनी चरम सीमा पर एम्परर कुन कितना भयानक होगा। हे बस थोड़ा सा मनोरंजन था। तुम एरोगेंट मूर्ख, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। जुआन चेंगसान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अचानक अपने हाथ फैला दिए। उनकी 10 उंगलियां हल्की सी मुट्ठी में बंद थी और उनसे एक अत्यंत ठंडी औरा निकली। थर्ड प्रिंस के सिर के ऊपर स्थित हुंग कियान सील और जुआन कियानकुई के कंधे पर स्थित एंशियंट फैन जैसे किसी जबरदस्त खिंचाव खिंचाव फोर्स के कारण अनियंत्रित रूप से जुआन चेंगसांग की ओर खींचे चले आए। लगभग बिना किसी रेजिस्टेंस के दोनों होली आर्टिफैक्ट्स जुआन चेंगसांग के हाथों में थे। हंसनाम डोमेन लॉर्ड के दो धर्म फार्म द्वारा धारण की गई होली आर्टिफैक्ट्स भी एक साथ एक्टिवेट हो गई। रेडिएंट हेवन सील और एंशियंट फैन ने एक साथ जुआन चेंगसान पर अटैक किया। जुआन चेंगसान ने केवल उपहास किया और स्थिर रहा। दोनों होली आर्टिफैक्ट्स के अटैक करने से ठीक पहले वेन लियांग अचानक प्रकट हुआ। उसकी आईज खाली थी और उसने भावहीन फेस के साथ दोनों होली आर्टिफैक्ट को रोक दिया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे जरा भी पेन नहीं हो रहा था और वह सीधे दोनों होली आर्टिफैक्ट से टकरा गया। होली आर्टिफैक्ट खो जाने के कारण थर्ड प्रिंस और जुआन कियानकुई दोनों ने अपनी आय सिकोड़ ली। जुआन कियानकुई चुपचाप पीछे हट गया और जियोयान, झान वुयान और अन्य लोगों से कुछ ही दूरी पर आ गया। हालांकि थर्ड प्रिंस के फेस पर उदासी छाई हुई थी, लेकिन अपने ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ को जानते हुए वह बिना कुछ कहे पीछे हट गया और जियोयान और अन्य लोगों से काफी दूरी बनाए रखी। क्या वे एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं? यह तो मानवीय नेचर है। जब उन्हें लगता है कि वे कमजोर पड़ रहे हैं तो वे एकजुट होना चाहते हैं। जुआन चेंगसान ने पूरी तरह से बेपरवाह होकर हल्के से हंस दिया। जियोयान ने गहरी भौहें चढ़ा ली। प्रेजेंट सिचुएशन उनकी कल्पना से परे थी। शायद एंशियंट एम्परर ने भी यह नहीं सोचा होगा कि एम्परर कुन लिविंग ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकता है। इससे उनके अपोनेंट की स्ट्रेंथ में बहुत वृद्धि हुई है। वेन लियांग और जुआन चेंगसांग दोनों अपने अपने डायनेस्टीज के पीक एक्सपर्ट्स थे। वाइड सेंट्रिलम लेवल पर भी वे अत्यंत शक्तिशाली थे। एम्परर कुन द्वारा कंट्रोल किए जाने के बाद उनकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ गई थी। केवल कुछ ही लोगों के साथ शायद वे उनका सामना नहीं कर पाएंगे। जहान मुयान की आईज में एक ठंडी चमक को थी, लेकिन वह चुप रहा। डोमिन लॉर्ड के सन होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से एम्परर कुन के आतंक को जानता था और इस समय वह जल्दबाजी में कोई कदम उठाने का साहस नहीं कर सकता था। जुआन कियान को इस स्वभाव से अंतर्मुखी व्यक्त प्रतीत होता था। परिस्थिति बदलने पर भी वह गंभीर दिखाई देता था और यह स्पष्ट नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। थर्ड प्रिंस ने दांत पीसते हुए दूर स्थित ब्लैक पैलेस की ओर लालसा भरी नजरों से देखा। उसकी निगाहें इधर उधर भटक गईं और वह चुप रहा। वे सब कमजोर लोग हैं, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। एक ठंडी हंसी गूंजी और जियांग्यू सबके सामने आ गया। उसने अपनी बाहें मोड़ी और शांत स्वर में बोला। पहले एम्परर कुन ने उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था, लेकिन उसने वाइट सेंट रिलम के शिखर पर पहुंचे जुआन चेंगसान को आसानी से अपने कंट्रोल में कर लिया, जिससे उसका एरोगेंस और भी बढ़ गया। जियांग्यू को फिर से एरोगेंट से आगे बढ़ते देख जियोयान चौंक गया। वह इस आदमी के सामने कुछ हद तक बेबस था। उसने गहरी आवाज में कहा, उसकी स्ट्रेंथ हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। अगर हम सब मिलकर लड़े तो शायद उससे मुकाबला करने का कोई मौका मिल जाए। चुप रहो। जियांग्यू ने सिर घुमाए बिना ठंडी सांस ली और कहा, 9 डिसाइबल्स की सबसे शक्तिशाली मेथड कॉर्पसेस को कंट्रोल करना और लोगों पर कब्जा करना है। लेकिन आपने उसके मेथड देख लिए हैं। उनका मुझ पर कोई असर नहीं होता। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अकेला ही उसे हराने के लिए काफी हूँ। पागल आदमी। इससे पहले कि जियान कुछ बोल पाता, थर्ड प्रिंस ने माइंड में बड़बड़ाया, इस आदमी का नेचर कितना एरोगेंट है।
पिछली बैटल के दौरान उसने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। जुआन कियानकुई ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और चुप रहा। वह पहले भी जियांग्यू से लड़ चुका था और उसकी स्ट्रेंथ से वाकिफ था। हालांकि उसे जियांग्यू का एरोगेंस कुछ हद तक अनुचित लगा, फिर भी उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। जहान वुयान ने गहरी सांस ली और उसकी निगाहें गंभीर थी। यह कमीना पहले की तरह ही एरोगेंट है। शायद सच में उसमें इतनी स्ट्रेंथ है। क्या आपने अपना माइंड बना लिया है? क्या आप सब मिलकर मुझ पर अटैक करने की योजना बना रहे हैं? जुआन चेंगसान काफी शांत था। उसके हाथ पीठ के पीछे थे और उसके दोनों ओर हुंग टियान सीला और एंशियंट पहन लहरा रहे थे। इसी बीच वे लियांग ने अन्य दो होली आर्टिफैक्ट्स को रोक लिया और एम्परर उनके कंट्रोल में आए। जुआन चेंगसान पर जरा भी दबाव नहीं डाला। नहीं, तुम्हारा एकमात्र ओपोनेंट मैं ही हूँ। केवल मैं ही तुम्हें मार सकता हूँ। जियांग्यू ने व्यंग करते हुए ठंडी हंसी हंसी। अगले ही पल उसका शरीर ऊपर की ओर तेजी से उठा और उसकी ऑरा, जो लगभग 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी, अचानक फूट पड़ी और स्काई को चीरते हुए वह जुआन चेंगसांग की ओर बढ़ गया। जुआन चेंगसान ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी 10 उंगलियां फैलाई और रेडियंट हेमन सील और एंशियंट फैन एक साथ बाहर निकले, जो थर्ड प्रिंस और जुआन कियानकुई द्वारा उपयोग किए जाने के समय से भी अधिक शक्तिशाली होकर अपार फोर्स के साथ जियांग्यू की ओर बढ़े। पुकारना। जियांग्यू की आंखें ठंडी थी। उसने ड्रैगन की तरह मुट्ठी घुमाई, जिसकी ताकत लगभग 10 गुना बढ़ गई थी, और सबकी निगाहों के सामने उसने जोरदार अटैक किया। और मानो पूरा विशाल माउंटेन उस क्षण थोड़ा सा कांप उठा हो। अगले ही पल रेडियंट हेमनसीन और एंशियंट फैन एक साथ गूंजते हुए पीछे हट गए, मानो उन्होंने अपनी सारी पावर खो दी हो और गिरने ही वाले हों। यह देखकर थर्ड प्रिंस की निगाहें और भी गंभीर हो गईं। एम्परर कुन की पावर की तुलना में जियांगी की स्ट्रेंथ उन्हें और भी अधिक अस्वीकार्य लगी। उनकी बहुमूल्य होंग टियानसिन को इस व्यक्ति ने एक ही पंच में तोड़ दिया था। भला दुनिया में इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? जुआन कियानकुई की आंखों में एक चमक आई और उसके फेस पर खुशी की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि जियांग्यू सचमुच एम्परर कुन को यहाँ हरा सकता है। वास्तव में मजबूत जहान वुयान ने मायने में बुदबुदाया। वह लंबे समय से जियांग्यू की स्ट्रेंथ से प्रभावित था। हालांकि वह उसके पर्सनालिटी से नफरत करता था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ निर्विवाद थी। हम युवान रोंग ने जियोयान की चेस्ट से झांककर यह दृश्य देखा। वह आश्चर्य से मुंह खोल बैठा। जियोयान को भी राहत मिली। अगर वह बैटल फॉर्मेशन टेक्निक पर भरोसा करता तो ऐसा लगता था कि प्रेजेंट में एम्परर कुन वास्तव में जियांग्यू का मुकाबला नहीं कर सकता था। हे इसका जिक्र करने लायक कुछ नहीं है। दोनों होली आर्टिफैक्ट को पीछे धकेलने के बाद जियांग्यू ने एरोगेंट स्माइल के साथ तेज गति से विशाल और शक्तिशाली ऑरा को रिलीज किया, जो सीधे दूर स्थित जुआन चेंगसांग की ओर बढ़ रहा था। जुआन चेंगसांग के फेस पर अब भी हल्की सी स्माइल थी और उंगलियों के एक झटके से गिरने ही वाले दो होली आर्टिफैक्ट्स हवा में उछल गए और पलक झपकते हुए जियांग्यू के पीठ पर जोर से जा गिरे। और जियांग्यू को पेन से कराहने का भी समय नहीं मिला और वह सीधे जमीन पर बुरी तरह से गिर पड़ा, जिससे कई क्रैक्स पड़ गए। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिए, जो अभी तक शौक से उबर नहीं पाए थे। 10 लाख साल पहले अगर जियो तियानकांग के पास तुम्हारे जैसी तुम्हारे जैसी बुद्धि और पर्सनालिटी होती तो 9 डिसाइबल्स पहले ही दुनिया पर राज कर रहा होता। जुआन चेंगसांग ने व्यंग करते हुए कहा। उसने अपनी 10 उंगलियों को तेजी से हिलाया और ऊपर स्थित रेडिएंट हेमन सील और एंशियंट फैन एक बार फिर गर्जना करते हुए नीचे आए और सीधे जियांगी की ओर इशारा किया। हंसना। जुआन कियानकुई ने अपने हाथ फैलाए। उसका शरीर ओरिजिन एनर्जी से भर उठा। दूर से सीटी बजाता हुआ आ रहा एंशियंट फैन थोड़ा कांपा और धीमा हो गया। हालांकि एंशियंट फैन एम्परर कुन द्वारा ले जाया गया था, लेकिन जुआनलान डायनेस्टी ही एंशियंट फैन का असली स्वामी था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस होल्डी आर्टिफैक्ट को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर सकता था। उसी समय जियोयान ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी बैटल पावर टेक्निक का प्रयोग किया, जिससे रेडिएंट हेमन सील और एंशियंट फैन एक साथ रुक गए और उनकी अधिकांश पावर नष्ट हो गई। थर्ड प्रिंस की आइज थोड़ी सी झपकी और उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी चाल चली, जिससे रेडिएंट हेमन सील की गति भी धीमी हो गई। उफ। जियान और अन्य लोगों को देखते ही जुआन चेंगसांग का फेस भावहीन हो गया।
वह तिरस्कार भरी स्माइल के साथ अटैक करने ही वाला था कि जियांग यू दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। उसकी ऑरा पहले से भी अधिक भयंकर थी और उसका बैटल इंटेंट चरम पर था। धत्तेरी की उदास चेहरे के साथ एम्परर कुन ने ठंडी सांस ली और बिना किसी झिझक के अटैक कर दिया। जुआन चेन सांग की पावर पहले से ही व्हाइट सेंट रीलम के पीक पर थी। उसके कंट्रोल में आने के बाद यह और भी बढ़ गई थी। हालांकि वह सुप्रीम सेंट रीलम तक पहुंचने से बहुत दूर था, फिर भी उसकी पावर अत्यंत प्रबल थी। बूम! दूर दूर से विन लियांग का शरीर लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा था। उसका पूरा बॉडी खून से लथपथ था। उसकी ऑरा अत्यंत कमजोर थी, फिर भी उसने दोनों होली आर्टिफैक्ट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और डोमिन लॉर्ड की दोनों धर्मा फॉर्म्स को भी उसने भीषण बैटल में पराजित कर दिया था, जो सोर्स एनर्जी में परिवर्तित होकर विलीन हो गए। पुकारना एम्परर कुन के कंट्रोल में विन लियांग एक पपेट की तरह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा और सीधे जियोयान की ओर चल पड़ा। उसी समय रेडिएंट हेमनसील और एंशियंट फैन ने जोरदार अटैक करते हुए अन्य लोगों पर हमला कर दिया। कमीना! थर्ड प्रिंस की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उनकी ओर तेजी से आ रही चीज थी रेडिएंट हेमनसील। वे इसकी पावर को भली भांत जानता था। इसके अलावा यहाँ आने का उनका एक अंतिम टारगेट था। तो भला यह चीज उन्हें कैसे रोक सकती थी? हंसना अपनी जीभ को अचानक काटते हुए थर्ड प्रिंस की आंखों में दृढ़ डिटर्मिनेशन झलक रहा था। गोल्डन कलर का ब्लड बह निकला और सीधे रेडिएंट हेमन सील में प्रवेश कर गया। सील थोड़ा सा कांपा और थर्ड प्रिंस के पूर्ण कंट्रोल में झान वुयान की ओर एक्सप्लोड कर गई। थर्ड प्रिंस का फेस पीला पड़ गया था, लेकिन उनके होठों पर एक ठंडी स्माइल थी। एंशियंट फैन ने जुआन कियानकुई को जकड़ लिया था और जियोयान और वेन लियांग के बीच फाइट कुछ देर तक जारी रहनी ही थी। जियांगी और एम्परर कुन के बीच डुएल के समाप्त होने की संभावना तो और भी कम थी। अब वही एकमात्र व्यक्ति था जो सेफ था। बूम! जियोयान का फेस उदास था। हालांकि वेन लियांग की पावर काफी कम हो गई थी, लेकिन वह एक पपेट बन गया था और उसे कोई पेन महसूस नहीं हो रहा था। उसके लिए सामान्य मूव्स बेकार थे। फिलहाल जियांगी और एम्परर कुन के बीच फाइट का रिजल्ट अभी तक तय नहीं हुआ था। वह केवल अपने सामने वाले को जल्द से जल्द हरा सकता था और एम्परर कुन से निपटने का तरीका सोच सकता था। उफ! नजरें थोड़ी सी हटते ही जियोयान का ध्यान क्षण भर के लिए भटक गया और विन लियांग के जोरदार पंच की चपेट में आकर वह धड़ाम से पीछे की ओर जा गिरा। धत्तेरी की! जियोयान ने खुद को संभाला और दूर खड़े थर्ड प्रिंस की ओर देखा। जब वह झान वुयान और जुआन कियानकुई आपस में उलझे हुए थे, तब यह व्यक्ति वास्तव में ब्लैक हॉल के आसपास पहुंच चुका था और धीरे धीरे हॉल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अन्य लोगों को भी थर्ड प्रिंस का इरादा समझ आ गया और उनके फेस के भाव तुरंत बदल गए। हालांकि वे अपने हाथ छुड़ा नहीं सके और असहाय होकर देखते रहे, क्योंकि थर्ड प्रिंस धीरे धीरे मेल हॉल की ओर बढ़ता जा रहा था। एम्परर कुन का फेस उदास था। वह कुछ करना चाहता था, लेकिन क्रोधित जियांग्यू ने उसे रोक रखा था और ऐसा लग रहा था मानो इस व्यक्ति को हाल में पीछे छूटे हुए इनहेरिटेंस की कोई परवाह ही ना हो। वेन लियांग ने अपना निरंतर अटैक जारी रखा और लगातार जियोयान का पीछा करता रहा। हालांकि एम्परर कुन थर्ड प्रिंस के मेन हॉल में प्रवेश करने को लेकर सतर्क था, लेकिन वह जियोयान से और भी अधिक घृणा करता था। जियोयान, वह अंदर जा रहा है! युआन रोंग ने चिल्लाते हुए जल्दी से जियोयान को याद दिलाया कि इसी बीच थर्ड प्रिंस लगभग पैलेस गेट पर पहुंच चुका था। बूम! उसके बॉडी के भीतर की इन यांग ओरिजिन एनर्जी में जबरदस्त उछाल आया। जियोयान की आंखें ठंडी पड़ गई। उसके पीछे एक इन यांग फिगर बन गई। जैसे ही एम्परर फ्लेम उमड़ी, उसने सीधे वेन लियांग को कुचल दिया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। फिर एंसेस्टर ड्रैगन एनर्जी आकाश में फैल गई और एजोर ड्रैगन टेक्निक का फोर्थ फॉर्म बिना किसी झिझक के एग्जीक्यूट किया गया। यह एंसेस्ट्रल ड्रैगन एक फैंटम में परिवर्तित हो गया और उसने एक पंच मारा जो सीधे विन लियांग की चेस्ट को भेद गया। भयानक शॉक वेव ने विन लियांग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। स्विस! थोड़े पीले चेहरे के साथ जियोयान अचानक हवा में उछला और तुरंत मेन हॉल के पास पहुंच गया। एक मार्स एलाइक एरिया में परिवर्तित हो गया। मेन हॉल के सामने ही थर्ड प्रिंस ने प्रसन्नता भरे भाव से हॉल का दरवाजा धीरे से खोल दिया। शर्मनाहट सदियों से मौन पड़ा। भारी पत्थर का गेट थर्ड प्रिंस के पूरे बल से धीरे धीरे खुल गया। दो धर्मा आइडल्स के प्रकट होने के समय के विपरीत जब प्रिंस ने गेट को धक्का देकर खोला तो एक ऐसी भयावह ऑरा फैल गई जिससे सभी के शरीर कांप उठे। हम थर्ड प्रिंस ने अचंभित होकर अंदर ब्लैक हॉल को देखा और बुरी तरह कांप उठा।
उससे निकलने वाली भयानक ऑरा किसी विशाल और भारी एंशियंट ऑरा जैसी थी, जिसके कारण वे एक पल के लिए झिझक गए। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि जियोयान उनके पीछे आ रहा है तो उन्होंने दांत पीस कर हाल में कदम रखा। थर्ड प्रिंस को हाल में प्रवेश करते देख जियोयान सतर्क हो गया, लेकिन साथ ही वह एम्परर कुन के अचानक हमले से भी सावधान था। एम्परर कुन का यहाँ आने का उद्देश्य मेन हाल में रखे हुए डोमेन लॉर्ड के धर्मा अवतार को प्राप्त करना था। यदि उन्होंने उसे इस अवतार को नियंत्रित करने दिया तो वे सभी असहाय हो जाएंगे। वह धर्मा अवतार जो एक एंशियंट एम्परर को भी विचलित कर सकता था, निश्चित रूप से जुआन चेंगसान जैसे मात्र व्हाइट सेंट की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। दूर सन्नाटे में जुआन चेंगसान का चेहरा उदास था। थर्ड प्रिंस और जियोयान एक के बाद एक मेन हॉल में दाखिल हुए, लेकिन जियांग्यू ने उन्हें कसकर जकड़ रखा था, जिससे उनके लिए निकलना आसान नहीं था। अरे बदमाश, इस टॉम की सबसे कीमती चीज तो अंदर ही है और वहां सेंट बनने का भी मौका है। क्या तुम अंदर नहीं जाना चाहते? जुआन चेंगसांग अचानक धीरे से मुस्कुराया। उसके शब्दों से मोहक उसके शब्दों में मोहक भाव भरा हुआ था। आपको क्या लगता है मुझे किस चीज की जरूरत है? एक मुक्के से जियांग्यू ने जुआन चेंगसांग के पेट पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह कई कदम पीछे हट गया। फिर उसने व्यंग करते हुए जुआन चेंगसांग को दया भरे भाव से देखा और कहा, मुझे तुम पर तरस आता है। तुम लाखों साल पहले के तूफानों को फिर से जगाना चाहते हो, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा था कि इस युग में एक टायरेंट किंग का बॉडी प्रकट होगा। सेंट बनना उनके लिए असंभव लक्ष्य है, लेकिन मेरे लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप वाकई बहुत आत्मविश्वासी हैं। जुआन चेंगसान ने ठंडी सी मुस्कान के साथ दूर स्थित होंगटियान सील और एंशियंट फैन में उलझे झान मुयान और जुआन कियानकुई पर एक नजर डाली और फिर अपनी दृष्टि वापस जियांग्यू की ओर घुमाई। तुम सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा हो। मेरे अधीन हो जाओ। जब 9 डिसाइबल्स पूरी तरह से जागृत हो जाएंगे तब तुम पूरे ग्रेट वर्ल्ड के स्वामी बन जाओगे और अनगिनत लोग तुम्हें स्वामी के रूप में तुम्हारी सेवा करेंगे। फस, जियांग्यू ने उपहास करते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम इतने महान हो? तुम्हारे 9 डिसाइबल्स कोई खास नहीं है। मैं अकेले ही तुम सबको खत्म कर सकता हूँ। हे झुओ तियानलिंग का भी उस समय तुम्हारे जैसा ही विचार था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका भाग अच्छा नहीं लग रहा था। जुआन चेंगसान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसकी पिछली उग्रता गायब हो गई थी और उसने दूर से जियांग्यू को देखा। उसका शरीर एक शक्तिशाली ऑरा से भर गया था। मुझे यह बात कभी समझ में नहीं आई कि आप जैसी असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना जिद्दी और अप्रिय क्यों हो सकता है। एम्परर कुन से मिली प्रशंसा का आनंद लेते हुए जियांग्यू ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी समझ नहीं आता कि नाइट डिसाइबल्स को इतना शक्तिशाली क्यों बताया जाता है। जिस दिन मैं सेंट बनूंगा उस दिन तुम सब नष्ट हो जाओगे। तब तो एक भयंकर युद्ध होना चाहिए। जुआन चेंगसान ने कोई क्रोध नहीं दिखाया। उनकी मुस्कान शांत बनी रही और अगले ही पल उनके चारों ओर उमड़ती हुई एनर्जी विस्फोटित हुई और एक ब्लैक रे में तब्दील हो गई और व्हाइट को भेदती हुई तेजी से बाहर निकली। उसकी गति इतनी इतनी तीव्र थी कि जियांग्यू के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने उसे पूरी तरह से घेर लिया और डिस्ट्रक्शन एनर्जी पल भर में पूरे माउंटेन में फैल गई। जो लोग बहुत एरोगेंट होते हैं उनका जीवन लंबा नहीं होता। जैसे ही ब्लैक लाइट छटी, जियांग्यू का शरीर भी गायब हो गया था। एम्परर कुन ने ठंडी मुस्कान दी। हालांकि उसकी सोल ऑरा का प्रभाव काफी कमजोर हो गया था, फिर भी वह जियांग्यू को मारने के लिए काफी था। स्विस, झान मुयान और जुआन कियानकुई से युद्ध किए बिना जुआन चेंगसान ने हाथ हिलाया और हुंगटियान सील और एंशियन फैन के साथ मेन हॉल की ओर उड़ गया। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। अंदर उसका अंतिम लक्ष्य था। यदि वह भीतर मौजूद धर्मावतार को नियंत्रित कर लेता तो वह 9 डिसाइबल्स के पुनः शक्ति प्राप्त करने से पहले ही ग्रेट वर्ल्ड में अराजकता फैला सकता था। जियांग्यू रेडियंट सील अचानक गायब हो गए और झान मुयान आकाश में उड़ गया, दूर तक बिखरते हुए वाइड को विस्मय से देखता रहा। एम्परर कुन का हमला इतना भयंकर था कि जियांग्यू की ओरा अब दिखाई भी नहीं दे रही थी। जुआन कियानकुई ने आश्चर्य और संदेह भरे भाव से हवा में छलांग लगाई। मेन हाल की ओर जा रहे जुआन चेंगसांग को देखा, दांत किटकिटाए और बिना किसी झिझक के चल पड़ा। तुम सचमुच मरे तो नहीं हो ना? वाइड धीरे धीरे भर रहा था। तभी झान उयान ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, लेकिन जियांग्यू का कोई अता पता ही नहीं था। क्या यह हो सकता है? यह सोचकर झान हुयान ने अविश्वास से अपना सिर हिलाया
माउंटेन पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। चारों ओर टूटे हुए पत्थर बिखरे पड़े थे जो अभी भी हुए भयंकर बैटल की भयावता को दर्शा रहे थे। बूम! झान बुयान भयभीत हो गया। तभी अचानक माउंटेन का केंद्र टूट पड़ा और क्रोधित जियांग अंदर से बाहर निकल आया। घाव से लथपथ होने के बावजूद उसकी गति कम नहीं हुई। उसने मेन हॉल की ओर बढ़ते हुए जुआन चेंगसांग को गुस्से से घूरा और दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। सदमे से उबरते हुए झान हुआन ने राहत की सांस ली। हालांकि यह आदमी परेशान करने वाला था, लेकिन यहाँ मौजूद सभी लोगों में से केवल जियांग्यू ही एम्परर कुन से निपट सकता था। पुकारना बिना देर किए झान हुआन भी मेन हॉल की ओर दौड़ पड़ा। उसकी नसें पहले से ही तनावग्रस्त थी। वह उस जगह की बनावट से भली भांति परिचित था। टॉम के अंदर पहुंचते ही असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। जैसे ही उसने मेन हॉल में कदम रखा उसके सामने का अथाह अंधेरा अचानक लहरों की तरह छट गया। जियोयान थोड़ा चौंक गया और उसकी आंखों के सामने तुरंत एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। जब उसने ऊपर देखा और अपने सामने का दृश्य देखा तो वह दंग रह गया। उसके सामने एक विशाल स्क्वायर फैला हुआ था जो विचित्र आकृतियों वाले भव्य स्टोन पिलर से घिरा हुआ था। स्क्वायर के सबसे गहरे हिस्से में स्टेप्स स्टेप्स की कई परतों के ऊपर एक विशाल थ्रोन था जिस पर एक धुंधली सी आकृति बैठी थी जिससे ऐसी भव्यता और औरा निकल रही थी मानो वह हेमन एंड अर्थ तक पहुंच रही हो। थर्ड प्रिंस पहले से ही सबसे ऊंचे स्टेप पर खड़ा था। उसने अत्यंत प्रसन्नता से थ्रोन की ओर देखा, लेकिन उसे वहां कयोस के समान एक खाली वायर दिखाई दिया। यह कैसे संभव है? यह देखकर थर्ड प्रिंस का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने इतने वर्षों तक बड़ी मेहनत से तैयारी की थी और अंत में उन्हें वहां एक कयोस वाइड मिला जहां ट्रेजर का एक भी अंश नहीं बचा था। सिंहासन पर एक सजीव आकृत भव्यता से विराजमान थी मानो कोई रूलर दुनिया को नीचे नजरों से देख रहा हो और उसे देखने वालों में तुच्छता की भावना पैदा कर रहा हो। जियोयान सिंहासन पर विराजमान आकृत को घूरता रहा और क्षण भर के लिए उसकी सांसें थम गई। यह निश्चित रूप से सेंट्रल रीजन के मास्टर द्वारा छोड़ी गई धर्मा फॉर्म है, वही वस्तु जिसका उल्लेख इन यांग सेंट मास्टर ने किया था, जो उसे सुप्रीम सेंट रियलम में प्रवेश करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। थर्ड प्रिंस की गर्जना के अलावा पूरा स्क्वायर सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक सब कुछ डार्कनेस में समाया हुआ था, लेकिन जो क्षेत्र दिखाई दे रहा था वह अत्यंत विशाल था। ऊंचे ऊंचे स्टोन पिलर्स और थ्रोन लोगों के मन में घोर निराशा का भाव जगा रहा था। धत्तेरी की थ्रोन पर उदासीन पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर चेहरे को देखकर थर्ड प्रिंस की आईज में क्रोध की आग भड़क उठी। अपने भीतर के क्रोध को दबाने में असमर्थ उसने एक जोरदार मुक्का मारा। उसने इतने वर्षों तक सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी, लेकिन अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसे तुरंत अपने सामने खड़े उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति घोर घृणा का अनुभव हुआ। बूम! इससे पहले कि फीस्ट थ्रोन पर विराजमान व्यक्ति पर प्रहार कर पाता, थ्रोन से अचानक एक शक्तिशाली लाइट निकली जिसने एक अभेद शील्ड बना दी। थर्ड प्रिंस का मुक्का उस शील्ड से टकराया, लेकिन उस अपार शक्ति से तुरंत विक्षेपित होकर बाहर की ओर चला गया, जिससे थर्ड प्रिंस हवा में उड़ गया। हवा में कई बार घूमने के बाद जब थर्ड प्रिंस ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला तो उसने उस थ्रोन की ओर देखा जहां से लाइट गायब हो गई थी और पहली बार उसकी आईज में फियर का भाव दिखाई दिया। यह सब देखकर रियोयान का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वह जांच करने के लिए आगे बढ़ने वाला था कि अचानक उसके पीछे डार्कनेस से एक कांपती हुई आवाज आई। उसकी भौहें तन गई और वह तुरंत वहां से चला गया। जब उसने पैलेस गेट की ओर मुड़कर देखा तो जुआन चेंगसान ठंडी मुस्कान के साथ अंदर आ चुका था। वो तियान सेन का एकमात्र से धर्म फॉर्म वास्तव में अच्छी तरह से संरक्षित था। थ्रोन पर बैठी गतिहीन आकृति को देखते हुए जुआन चेंगसान एक खूंखार बीस्ट की तरह मुस्कुराया जिसने अपने शिकार को देख लिया हो। उसकी आंखों में मैडनेस की झलक दिखाई दी। एंशियंट एम्परर आखिरकार सही थे। आपका लक्ष्य वास्तव में एक डोमेन लॉर्ड का धर्मा फॉर्म है। जियोयान गंभीर भाव से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। यहाँ उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के भीतर सेनलुओ यू हाओ कार्मी फ्लेम हलचल मचा रहा हो और किसी कारणवश यह लगभग अनकंट्रोलेबल हो रहा था। चूंकि तुम जानते हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी सीमित शक्ति के साथ तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। वह लापरवाह जियांगियो तो बाहर मर चुका होगा। जुआन चेंगसान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और जियान से जरा भी भयभीत नहीं हुआ। जियांगियो की मृत्यु के बाद अब उसका मुकाबला करने वाला कोई बचा नहीं था।
यहाँ तक कि अगर सामने खड़ा यह व्यक्ति वेन लियांग को मार भी डाले तो भी उसकी नजरों में वह कुछ नहीं था। क्या वह मर गया? पहले तो जीवन चौंक गया, फिर उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और व्यंग से कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी औरा पहले से बहुत कमजोर हो गई है। लगता है तुमने उसे मारने के लिए बहुत मेहनत की है। यह शरीर बहुत कमजोर है। इसे खत्म करने के लिए मुझे सिर्फ अपनी ताकत पर ही भरोसा करना होगा। तुम लोग बहुत नफरत करने वाले हो। तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। जुआन चेन सान ने ठंडी सी सांस ली और आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से एक जोरदार आवाज आई और अगले ही पल जियांगयू गुस्से से भरी शक्ल से अंदर घुस गया। जुआन चेंग सान समय पर बच नहीं पाया और उसे एक लात पड़ी और वह दूर की ओर उड़ गया। हथेली की जियांगयू हाँफते हुए नीचे उतरा और उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। पिछली घटना ने उसे पिछली घटना ने उसे अभी भी भयभीत कर रखा था और उसके मन में फियर का भाव बना हुआ था। भावहीन चेहरे के साथ जुआन चेंग सांग हवा में स्थिर खड़ा रहा। उसकी निगाहें ठंडी और स्थिर होकर जियांगयू पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से कहा, तुम में कुछ क्षमता तो है और तुम्हारी भविष्य की शक्ति असीमित है, लेकिन अपनी क्षमताओं के बावजूद तुम ताइयांग माउंटेन के उस आदमी की बात क्यों सुनते हो? जियांगयू के आने से एम्परर कुन को रोक रखने के बाद जियोयान की चिंता दूर हो गई। वह आगे बढ़ा और थ्रोन पर बैठे हुए व्यक्ति को ध्यान से देखा। वह चौकोर चेहरे वाला, सफेद कनपटी वाला और भौहों के बीच एक शीतल औरा लिए हुए व्यक्ति था। हालांकि उसकी आंखें थोड़ी बंद थी, फिर भी उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि लोगों में बेचैनी पैदा हो जाती थी। लाखों वर्षों ने उसकी शक्तिशाली औरा को कम नहीं किया था। वह थ्रोन पर सीधा बैठा था, कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। नीचे जुआन चेंगसान की बातें सुनकर जियांगयू चौंक गया और फिर ठंडे स्वर में बोला, इस दुनिया में कोई भी मुझे आदेश नहीं दे सकता, एंशियंट एम्परर भी नहीं। यहाँ मैं केवल तुम्हें मारना चाहता हूँ और इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। कितना एरोगेंट आदमी है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे डर है कि तुम में इतनी क्षमता नहीं है। जुआन चेंगसान ने व्यंग किया, लेकिन उसकी निगाहें थ्रोन की ओर घूम गई। जब उसने थ्रोन के सामने जियोयान को खड़ा देखा तो उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। तुम्हारी चालें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास और क्या है और मैं तुम्हें स्वेच्छा से मरने पर मजबूर कर दूंगा। जियांगयू ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। एम्परर कुन के शब्दों ने निसंदेह उसे झकझोर दिया था, जिससे वह उसे जान से मारने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया था, लेकिन साथ ही उसे इतनी आसानी से मरने देने के लिए भी अनिच्छुक था। जुआन चेंगसान ने अपनी आंखें सिकोड़ी, लेकिन तुरंत कुछ नहीं बोला। उसकी नजर स्क्वायर पर घूमी और कुछ पल के लिए उसके चारों ओर खड़े ऊंचे पिलर्स पर टिक गई, मानो उसे कुछ सूझा और वह हल्के से मुस्कुराया और पलक झपकते ही वह सबसे ऊपरी स्टेप पर पहुंच गया। जुआन चेंगसान ने पास ही खड़े सतर्क जीवयान पर बेपरवाह नजर डाली और मुस्कुराया। जुआन चेंगसान ने पास ही खड़े सतर्क जीवयान पर बेपरवाही से नजर डाली, मुस्कुराया और नीचे देखने लगा। थर्ड प्रिंस का चेहरा नाखुश लग रहा था। जियांगयू स्क्वायर में घमंडी अंदाज में खड़ा था और झान वुयान और जुआन कियान कोई मेन हॉल में दाखिल हुए। वो तियानसेन, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आज मुझे आपकी ताकत पर निर्भर रहना पड़ेगा। जुआन चेंगसान ने अपनी आईज हल्की सी बंद करके थ्रोन पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर एक भयानक उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई और अगले ही पल उसकी भौहों के बीच से ब्लैक गोल्डन ब्लड की एक बूंद निकली, मानो कोई बारीक सुई हो। वह बिना किसी प्रतिरोध के अधेड़ उम्र के व्यक्ति की भौहों में समा गई। अचानक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हल्की बंद आइज खुल गई। जैसे ही उसकी आइज खुली, स्क्वायर के चारों ओर खड़े कई ऊंचे स्टोन पिलर से ब्लैक फ्लेम्स फूट पड़ी। उसी समय विशाल स्क्वायर एक जोरदार गर्जना के साथ ढह गया, जिससे एक जबरदस्त सक्शन फोर्स पैदा हुआ, जिसने जियोयान समेत सभी को अपने भीतर खींच लिया। हड्डियों से चिपके कीड़ों की तरह फ्लेम्स गर्जना करती हुई ढहे हुए स्क्वायर में फैल गई और पल भर में सभी का अस्तित्व गायब हो गया। सब खत्म हो गया। जुआन चेंगसांग का चेहरा तेजी से मुरझा गया और पलक झपकते ही वह बेहद बूढ़ा हो गया था। उसकी भौहों के बीच एम्परर कुन की सोल प्रकट होने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और फिर थ्रोन पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को परमानंद भरी खुशी से देखा। हमें लाखों साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब सेंट्रल रीजन एक उजाड़ डेसोलेट प्लेस था,
झुओ तियानलिंग की स्वाड ने ईस्ट डायरेक्शन से प्रहार किया, जिससे उसके सभी 9 डिसाइबल जागृत हो गए। ह्यूमन रेस और 9 डिसाइबल्स के बीच पहले से चली आ रही बराबरी की स्थिति अचानक उलट गई और ह्यूमन रेस का तेजी से पतन शुरू हो गया। अनगिनत सेक्ट्स रातों रात ध्वस्त हो गए और अपेक्षाकृत शांत सेंट्रल रीजन, जो पहले अपेक्षाकृत शांत था, अब 9 डिसाइबल्स का निशाना बन गया था। झुओ तियानलिंग, देखो तुमने क्या कर दिया। एक फुर्तीले बूढ़े व्यक्ति ने युद्ध से तबाह झुलती हुई लैंड के विशाल विस्तार को निहारा और गहरे दुख से आंख भरी। उनके लंबे रोग पर बादलों की कढ़ाई थी, मानो वे संघनित स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हों। अत्यंत सुंदर। यह सिर्फ उसकी समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे ह्यूमन रेस के लिए एक डिजास्टर है। ओल्ड मैन के पीछे एक भारी आवाज आई। थोड़ी देर बाद एक हट्टा कट्टा गोल्डन हेयर वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति उस वाइड से बाहर निकला। ओल्ड मैन ने नीचे फैली हुई झुलसी हुई लैंड को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में स्वार जैसी तीखी ठंडक थी। वो तियानसान, सेंट्रल रीजन में ऐसी डिजास्टर आई है, अब आपके लिए एक्शन करने का समय आ गया है। बादलों के पैटर्न वाले रोब में लिपटे ओल्ड मैन ने अपना सिर नहीं घुमाया। वह जानता था कि उसके पीछे कौन है। 9 डिसाइबल्स इस समय अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए हम उनकी मारक क्षमता से केवल अस्थायी रूप से ही बच सकते हैं। यदि हम सब मर गए तो इस ग्रेट वर्ल्ड को कोई नहीं बचा पाएगा। डोमेन लॉर्ड का एक्शन 9 डिसाइबल्स के विरुद्ध अंतिम अटैक का संकेत है, न कि उनके साथ वार की शुरुआत का। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने उदासीनता से बात की, लेकिन प्रत्येक वर्ड को स्पष्ट रूप से उच्चारित किया। तुम मरोगे, ये तो मजाक है। तुम रीजन के रूलर हो, तुम खुद को सभी रूलर्स का प्रोटेक्टर कहते हो, मतलब सभी रीलम्स का, ठीक है, तुम सभी रीलम का प्रोटेक्टर कहते हो, फिर भी अंत में तुम यहाँ दुबके बैठे हो। 9 डिसाइबल को सेंट्रल रीजन में मनमानी करने दे रहे हो। बादलों के पैटर्न वाले रोब में लिपटे ओल्ड मैन ने उपहास करते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति के वर्ड को तिरस्कारपूर्वक खारिज कर दिया। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति चुप रहा। उसने नीचे फैले हुई झुलसी हुई लैंड पर एक गहरी नजर डाली, फिर मुड़ा और बिना पीछे देखे ही वाइड में कदम रख दिया। बूत यान सेंग, क्या यही तुम्हारा आंसर है? तुम खुद को डोमेन लॉर्ड कहते हो, एंशियंट इंपीरियल वेपन चलाते हो, फिर भी डरपोक और संकोची हो। अगर तुम एक्शन नहीं करोगे तो मैं 9 डिसाइबल से निपटूंगा, चाहे मैं मर ही जाऊं। मैं सेंट्रल डोमेन के लोगों को और कष्ट नहीं सहने दूंगा। बादलों के पैटर्न वाले रोब पहने ओल्ड मैन ने उस डायरेक्शन में देखा जिधर वो तियान सिंह गया था, और वह दहाड़ा जिसकी वॉइस मीलों तक गूंज उठी। लगभग आधे महीने बाद जेड एम्परर जियांग चेंग ने सेंट्रल रीजन में 9 डिसाइबल में से एक ताइची से बैटल किया। उनकी मृत्यु एक झांसन के कारण हुई और इस न्यूज ने पूरे ग्रेट वर्ल्ड को झकझोर दिया। 9 डिसाइबल्स के रेइनकार्नेशन होने के बाद यह पहली बार था कि ह्यूमन रेस में से किसी शक्तिशाली सेंट का ह्यूमन रेस में किसी शक्तिशाली सेंट की मृत्यु हुई थी। यद्यपि पहले के वार में भी सेंट की मृत्यु हुई थी, फिर भी इस ग्रेट इरा की तुलना में वह एक छोटी सी लॉस थी। हालांकि जेड एम्परर लंबे समय से प्रसिद्ध थे और सभी रिलम्स में विख्यात थे, अब 9 डिसाइबल्स के हाथों उनकी मृत्यु ने यह भी प्रमाणित कर दिया था कि ह्यूमन रेस की सुप्रीम बैटल पावर पराजित हो चुकी है। क्या जियो तियानकांग अपनी सोल के रूप में मॉर्टल वर्ल्ड में अवतरित हुआ? ऊपर स्काई में स्टार डोमेन का लॉर्ड का एक अवतार इस प्लेस की रक्षा कर रहा था। गार्जियन की इंफॉर्मेशन सुनकर उसके चेहरे पर भय का भाव आ गया और फिर वह चुपचाप स्टार रीजन के थ्रोन पर बैठ गया। जियो तियानकांग अपनी सोल के रूप में, मतलब लोअर वर्ल्ड में अवतरित हुआ, जिसका उद्देश्य लोअर रीलम के डाउडी की बॉडी में ग्रेट वर्ल्ड में प्रवेश करना था, ताकि उसके सीक्रेट्स की एक ताकि मतलब हेवन के सीक्रेट्स की एक झलक प्राप्त कर सके, ठीक है। एक वाइड में तारों के पैटर्न्स वाले रोब पहने एक युवक ने अचानक गहरी आवाज में बात की। उसकी निगाहें अपने सामने के अनंत स्पेस पर टिकी हुई थी, मानो उसने अनंत वाइड के पीछे एग्जिस्टेंस को देख लिया हो। क्या एक साथ कई विस्मय बोधक वॉइस गूंज उठी। युवक चुप रहा। स्टार स्टाफ पकड़े उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। जियो तियानकांग की पावर उनसे कम नहीं थी और वह ह्यूमन अलायंस के वर्तमान लीडर्स में से एक था। झुओ तियानलिंग के ह्यूमन रेस का सिंफुल ब्लड बनने के बाद वह इस डिजास्टर में
ह्यूमन रेस का सबसे बड़ा सपोर्ट बन गया था। अब जब वह अपनी सोल के रूप में लोअर वर्ल्ड में चला गया था तो यह ह्यूमन रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जियो तियानकांग ने सही किया। फिलहाल 9 डिसाइबल्स को दबाने की क्षमता केवल सेंट लेवल में ही है। उनके टैलेंट और डाउडी बॉडी जैसे बॉडी के साथ उसे यहाँ तक पहुँचने में 10 साल से थोड़ा अधिक समय लगेगा। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो वह 100 साल से भी कम समय में फिर से सेंट बन सकता है। उस समय हम देखेंगे कि क्या वह जुआन मियो लेवल तक पहुंच सकता है। मतलब जुआन मियो लेवल है ना, वो है सेंट लेवल के बाद। ठीक है, हाँ याद करना। ठीक है, हम 100 साल तक इंतजार कर सकते हैं। ब्राइट फ्लेम डिवाइन डोमेन की डायरेक्शन से एक गहरी आवाज गूंजी। यह ब्राइट फ्लेम डिवाइन डोमेन के डोमेन लॉर्ड की वॉइस थी। वे सैकड़ों वर्षों से विराजमान थे और मात्र 100 वर्ष की परवाह नहीं करते थे। दुर्भाग्यवश 100 वर्षों में कितने लोगों की लाइफ जाएगी और वर्ल्ड को कितना कष्ट सहना पड़ेगा। सोल रियलम के लॉर्ड ने दांत पीसते हुए कहा, उन सभी ने जियो तियानकांग की पावर देखी थी। उन्हीं की बदौलत अनेक प्रतिभाशाली ह्यूमंस एक साथ आ सके और अन्य रियलम्स के लॉर्ड के अटैक से पहले ह्यूमन रेस पूर्ण रूप से डिफीट नहीं हो सका। तो क्या होगा अगर वह डीप लेवल तक नहीं पहुंच पाया? एक कर्कश आवाज सुनाई दी। यह वार डोमेन के लॉर्ड की वॉइस थी। वह उन लॉर्ड में से एक था जिन्होंने वार में भाग लेने का पुरजोर रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अन्य लॉर्ड्स ने उन्हें रोक दिया था। इस समय वह केवल आक्रोश से बोल सकते थे। वे अपने अपने डोमेन्स के लॉर्ड्स थे और उनके पास होली आर्टिफैक्ट्स थी। फिर भी उन्हें सब कुछ बाहरी लोगों के भरोसे छोड़ना पड़ा, जिससे वह बेहद क्रोधित था। भले ही हम डीप लेवल तक ना पहुंच सके, मतलब डीप लेवल समझ रहे हो, मतलब जुआनमो लेवल, मतलब ना ये जो सुप्रीम सेंट है उसमें बहुत लेवल है, बताया नहीं सारा, अभी आगे बताएगा। ठीक है, बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, भले ही हम डीप लेवल तक नहीं पहुंच सके, लेकिन लोअर रिलम के डाउडी की एबिलिटी के साथ हम समान स्तर के लोगों के बीच अजेय होंगे। जब वह समय आएगा, यदि हम एकजुट हो गए तो हम 9 डिसेबल्स को दबाने में सक्षम हो सकते हैं। सेंट्रल रीजन के लॉर्ड बू वू तियान सेंग ने कहा, इस हीरा में हालांकि कई सुप्रीम सेंट्स हैं, फिर भी हाई ग्रेड बैटर पावर वाले लोग अत्यंत दुर्लभ हैं। उनकी तुलना में जेड एम्परर की पावर 2 ग्रेड कम कही जा सकती है। फिर भी पूरे ग्रेट वर्ल्ड में जेड एम्परर के समान स्तर के केवल कुछ दर्जन लोग ही हैं। यदि जियो तियानकांग केवल डोमन लॉर्ड के लेवल तक भी पहुंच जाए तो भी यह ह्यूमन रेस के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। जियो तियानकांग की प्रोसेस सभी लॉर्ड की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। महज कुछ दशकों में जियो क्लैन की हेल्प से उन्होंने सुप्रीम सेंट लेवल का स्टेटस प्राप्त कर लिया। सुप्रीम सेंट लेवल में प्रवेश करते ही 9 डिसेबल्स में से एक यूमू के विरुद्ध बैटल में वे अजेय थे। उनकी इस पावर को देखकर सभी लॉर्ड्स अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद जो हुआ वह सबकी उम्मीदों से परे था। 9 डिसाइबल्स ने अंडरवर्ल्ड से अलायंस कर लिया और जब अंडरवर्ल्ड की आर्मी भारी संख्या में जुट गई तो हर तरफ निराशा का माहौल छा गया। डोमेन लॉर्ड अब शांत नहीं रह सके और उनके पास एक्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यहाँ तक कि शक्तिशाली धर्मा फॉर्म्स वाले डोमेन लॉर्ड्स भी एक एक करके गिरते चले गए। अंडरवर्ल्ड के आगमन से 9 डिसेबल को अनगिनत पपेट कॉर्प्स प्राप्त हुए, जो निसंदेह ह्यूमन रेस के लिए एंड ऑफ द वर्ल्ड था। स्टार डोमेन का पतन हो गया। इस, नहीं स्टार डोमेन के लॉर्ड का पतन हो गया। स्पिरिचुअल रियलम के लॉर्ड का पतन हो गया। वार डोमेन के लॉर्ड के सभी धर्म फॉर्म चकनाचूर हो गए। 9 डिसाइबल्स द्वारा ब्राइट फ्लेम डिवाइन डोमेन लगभग नष्ट कर दिया गया था। सेंट्रल रीजन में तांगयांग मेन पीक पर स्थित होली माउंटेन टूटकर सेंट्रल रीजन में गिर गया, जहां इसे तांगयांग माउंटेन कहा जाने लगा। सेंट्रल रीजन के लॉर्ड वू तियानसेंग को अपूर्णीय चोटें आई क्योंकि उनके दोनों धर्म फॉर्म चकनाचूर हो गए और उनका एंशियंट इंपीरियल वेपन भी टूट गया। एक ऐसा क्राइसिस जो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था, जैसे स्काई को ढकने वाला फॉग, उसने पूरे वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले लिया हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, सी यू।